वेलकम टू रॉयल गेस्ट, मैं हुसैन ख़ान। नाजरीन, अक्टूबर का महीना हम मेंटल हेल्थ मंथ के तौर पे मनाते हैं। आज का जो हमारा शो है वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है। हमें दो स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं जो इस फील्ड के माहिर हैं। हमारे पहले जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हैं। हमारी जो सेकंड गेस्ट हैं वो हैं मैडम मुबशरा जब्बार, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और वो इस वक्त अपना एक सेंटर रन कर रही हैं। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम मुबशरा, आपकी तरफ चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आप ऑटिज़म को डिफ़ाइन किस तरह करती हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा एडोलेसेंट में जो उसके सिम्टम्स होते हैं बहुत छोटे बच्चों के, वो क्या होते हैं? अच्छा, ऑटिज़म बेसिकली एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। और अगर हमने या पेरेंट्स ने उसको नॉर्मली देखना है कि वो किस तरह से बच्चों में है, डेवलप हुआ है या नहीं डेवलप हुआ, उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि बच्चों में 5 एरियाज़ हैं, वो माइलस्टोन्स जो होते हैं मेनली, जैसे कि हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, सोशल कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज है, सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट है। और इनमें अगर बच्चे डिले कर रहे हैं तो हमें इस तरफ देखना चाहिए कि बच्चे में रेड फ्लैग्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे की क्रॉलिंग ऑन टाइम नहीं है, बच्चा वॉक ऑन टाइम नहीं कर रहा, उसकी स्पीच डिले है, जैसे वो जंपिंग नहीं कर पा रहा, वो प्रॉपरली फूड इनटेक नहीं ले रहा, तो ये तमाम चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, रेड फ्लैग्स हैं कि ये ऑटिज़म की तरफ जा रहा है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट को हमें रेफर ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप ऑब्वियसली डॉक्टर हैं, आपकी स्पेशलिटी है चाइल्ड साइकाइट्री। ये कोई न्यूरोलॉजिकल बायोलॉजिकल बेसिस है ऑटिज़म की, कि ये सिर्फ एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है? देखिए, ये जो है ना प्रॉपर, जिस तरह से मैडम ने भी कहा कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जब हम बात करते हैं ना कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन की पैदाइशी कुछ नर्व्स या कुछ मिसिंग है जो डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर न्यूरो डेवलपमेंटल, जो न्यूरोलॉजिकली अगर हम ब्रेन लेवल पे बात करें तो इसकी प्रॉपर इस चीज़ की बेसिस हैं, ठीक है। अब जब हम बच्चों को हम क्लिनिकली सेटिंग में अपने देखते हैं तो डिफरेंट एजेस में डिफरेंट सिम्टम्स बच्चे शो करते हैं। टिपिकल जो इसका कोर्स होता है वो ये होता है कि बच्चे, माँ बाप यही कहते हैं कि पैदाइशी बिल्कुल ठीक था, मामा बाबा भी कहना शुरू कर दिया, सब कुछ शुरू हो गया। जब 1.25 साल 1.5 साल पे आया तो सब कुछ इसने छोड़ दिया, बोलना ही छोड़ दिया, आई कॉन्टैक्ट करना छोड़ दिया, ठीक है, ये चीज़ें। तो इट मीन्स कि उस वक्त इसकी इलनेस स्टार्ट हो रही होती है। तो प्रॉपर इसकी जो है ना वो बेसिस है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की। मैडम मुबशरा, आप अभी हमें एडोलेसेंट सिम्टम्स बता रही थी, हमें कोई मेजर सिम्टम्स ऑटिज़म की ज़रा बता दें। अच्छा, मेजर सिम्टम्स अगर आपने ऑटिज़म में देखने हैं तो बच्चे को सोशलाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है, उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, उसको इमोशंस को समझने में भी प्रॉब्लम होती है, और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली, उसमें सेंसरी इशूज़ आ सकते हैं। सेंसरी इशूज़ को लेके वो हाइपर भी हो सकता है और हाइपो भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स होती हैं, बच्चों में फिक्सेशंस होती हैं, किसी एक टॉय को वो स्पेसिफिकली पकड़ के रखते हैं, चीज़ों को लाइन अप करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो होता है सॉफ्ट चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ बच्चे होते हैं वो हार्ड चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इंडिकेट कर रही होती हैं कि बच्चा ऑटिज़म की तरफ जा रहा है। तो ये तमाम मेन सिम्टम्स। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, इसमें जिस तरह से मैडम ने कहा है कि वही कम्युनिकेशन की जो बात की, उसको अगर हम फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जी। मेनली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है कि जिस तरह से इंसान हंसता है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जेस्चर्स हैं, बॉडी पोस्चर है, ये बच्चे ना तो उन चीज़ों को दूसरों को समझ पाते हैं, ना ही ये इन तरीक़ों से दूसरों को बात समझा पाते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैडम ने भी बात की है कि ये बच्चे टॉयज से घंटों खेलते रहेंगे, सारा दिन खेलते रहेंगे, लेकिन एक ही तरीके से। जैसे गाड़ी से यूजुअली खेलना होता है कि गाड़ी पकड़ के इंसान चलाता है या पुश करके छोड़ता है, ये ऐसे नहीं खेलेंगे। ये पकड़ेंगे, उल्टा करेंगे, सारा दिन टायर को घुमाते रहेंगे, सारा दिन घुमाते रहेंगे। ब्लॉक्स हैं तो लाइन अप किए तोड़े, लाइन अप किए तोड़े। बच्चा यूजुअली 10 मिनट 15 मिनट कर लेगा, ये बच्चे घंटों, इवन के सारा दिन ये एक ही एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे पेरेंट्स से कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे क्या है, लाइट ऑन ऑफ सारा दिन, या दरवाज़ा बंद किया खोला, बंद किया खोला। तो इस वजह से ये सारे सिम्टम्स हैं। फिर ऑलमोस्ट वैसे रिसर्चेस तो प्रूव करती हैं कि 75% बच्चों में स्पीच का प्रॉब्लम होता है।
बट जितना मैंने क्लिनिकली देखा है ऑलमोस्ट सब बच्चों में स्पीच का भी प्रॉब्लम ज़रूर होता है ऑटिज़म के बच्चों में। डॉक्टर साहब, आप भी हमें समझा रहे थे, आप ये भी हमें बताएं कि मेजर टाइप्स ऑफ ऑटिज़म कौन कौन से हैं। ओके, अच्छा, अगर हम टाइप्स की बात करें ना, पहले कह लें कि आज से आप बात कर लें कि 5-10 साल पुरानी अगर हम बात करें तो तब इसकी टाइप्स होती थी, जिसमें आता था ऑटिज़म डिसऑर्डर, रीड सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड एस्पर्जर्स और अदर नॉन स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स। लेकिन अब जो है ना इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि जब मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। अब होता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक ही अम्ब्रेला इन्होंने टर्म बना दी है जिसके अंदर ये सभी फॉल करते हैं। और मैनेजमेंट किस तरह होंगे? मैनेजमेंट ऑलमोस्ट इनकी अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो अब बच्चे जो हैं वो डिफरेंट सेवेरिटी लेवल पे आते हैं हमारे पास, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन सेवेरिटी लेवल हर बच्चे का ना, अगर हम साइकाइट्री में पर्टिकुलरली चाइल्ड साइकाइट्री में जब बात करते हैं ना, हर बच्चे के लिए प्लान इंडिविजुअल उसका बनता है। उसकी इलनेस की इंटेंसिटी, सिम्टम बेस्ड, उस चीज़ को क्या उसका आईक्यू लेवल है, उस चीज़ को देख के हर बच्चे का प्लान इंडिविजुअलाइज बनता है। एक प्लान ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लान बना के वो सब बच्चों पे अप्लाई कर दें। बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, सिम्टम्स, सेवेरिटी सब देख के इंडिविजुअल प्लान बनता है और थेरेपिस्ट 1-to-1 बच्चों के भी साथ भी काम करता है। और फिर एक लेवल आता है जिसमें फिर ग्रुप थेरेपी वो चीज़ भी इसमें होती है। मैडम मुबशरा, अभी डॉक्टर साहब ने मेंशन किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटिज़म, उनमें उन्होंने माइल्ड का भी जिक्र किया है, मॉडरेट का भी किया है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, यू रन ए प्राइवेट सेंटर फॉर स्पेशल किड्स, तो आप हमें बताएं कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या कुछ सिम्टम्स बच्चों की मैनेजेबल हो जाती हैं विद थेरेपीज़? एक्चुअली जब हमारे पास बच्चा पहले आता है तो सबसे पहले हमें उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट करनी होती है कि बच्चा कौन से लेवल पे है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि स्वेयर है। उसके अकॉर्डिंग उसके प्लान है, जिस तरह सर ने बताया कि हम आईपी प्लान्स बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह उसका बिहेवियर में प्लान बनता है, स्पीच में प्लान बनता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में प्लान बनता है, और जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेके चलते हैं। अगर बच्चा माइल्ड सिम्टम्स के साथ है और बच्चा हमारे पास जल्दी आ गया, लाइक 3 ईयर्स के अंदर आ गया, तो उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे की एज ज़्यादा हो गई है और वो सिवियरिटी की तरफ भी है तो हमें उसको पीछे लाने में ज़्यादा टाइम भी लगता है और उसकी जो है प्रोग्नोसिस वो थोड़ा सा डिले होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही बच्चा इन सिम्टम्स के साथ हो, पेरेंट्स को चाहिए कि फ़ौरन से कांटेक्ट करें और देखें कि अगर बच्चे में सिम्टम आ रहे हैं तो उसको फ़ौरन से थेरेपीज़ के लिए लेकर आएँ। आपकी नज़र में कुछ सक्सेस स्टोरीज थी आपके सेंटर में, आपके एक्सपीरियंस में? बिल्कुल, हमारे सेंटर में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं और हमारे भी 2 बच्चे स्कूल गोइंग भी हुए हैं यहाँ पर, और उसमें हमने यही देखा है कि बच्चे वो जल्दी हमारे पास आएँ फर्स्टली, और सेकेंडली उनका जो था वो माइल्ड टू मॉडरेट की तरफ था और उन्होंने उस चीज़ को जल्दी पिक किया, उनकी स्पीच डेवलप हुई, उनके बिहेवियरल इश्यूज़ कंट्रोल हुए और वो मेन स्ट्रीम की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन मैं पेरेंट्स को सिर्फ ये कहती हूँ कि साथ साथ फॉलो अप रखना है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल चले गए हैं तो आपने उसके बाद फॉलो अप नहीं रखना। वो बच्चे शायद हमारे पास 1 घंटे के लिए आए पर फॉलो अप रखिए उसके साथ। डॉक्टर साहब, जैसे मैडम अभी बता रही थी हमें, आप बताएं आपकी एक्सपीरियंस में कुछ सक्सेस स्टोरीज आई हैं जिनमें बच्चे मैनेज करना शुरू हो गए अपनी सिम्टम्स को? देखिए, बच्चे मैनेज कर लेते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये है, जिस तरह से मैडम ने बताया कि रिकवरी इसमें स्लो होती है, थोड़ा सा पेरेंट्स को सब्र करना पड़ता है और कंसिस्टेंसी पेरेंट्स की। जितना कंसिस्टेंट हो के, जितना इंस्ट्रक्शंस पे, जितना काम जो थेरेपिस्ट उनको बताते हैं कि इस तरह से आपने बच्चे के साथ घर जाके काम करना है, जितना कंसिस्टेंटली वो उन चीज़ों पे अमल करते हैं ना, उतनी इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखें, इसमें एक चीज़ है, ऑटिज़म का एक दफ़ा अगर डायग्नोसिस मिल गया ना तो वो लाइफ लॉन्ग साथ चलता है, बट इट डज़ नॉट मीन कि ऑटिज़म ठीक नहीं हो सकता। अगर उसकी कम्युनिकेशन पुअर है तो उसको बेहतर किया जा सकता है। रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, उनको मैनेज किया जा सकता है। सेंसरी इश्यूज़ हैं, मैनेज किया जा सकता है। बट अगेन, जितना थेरेपी के साथ, जितना ट्रीटमेंट के साथ पेरेंट्स कंप्लाइंट रहेंगे, जितना वो कंसिस्टेंटली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उतने इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, आप एक्सपीरियंसड हैं इस मैटर में, थोड़ा सा कोई नो गो एरियाज़ बताएं, कोई ऐसी चीज़ें बताएं पेरेंट्स को जो उनको हरगिज़ नहीं करनी चाहिए अगर उनके बच्चों में ये इश्यूज़ आ रहे हैं। देखें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो स्क्रीन टाइम। स्क्रीन में मोबाइल आता है, टैबलेट, टीवी, लैपटॉप, सब कुछ है। सिर्फ मोबाइल स्क्रीन टाइम नहीं, ये सब चीज़ें आती हैं। स्क्रीन टाइम अगर बच्चा कर रहा है ना तो वो एक 2D इन्वायरमेंट से वो हो रहा है। बट जब बच्चा बढ़ रहा है, पहले 2 साल, जापान में जो है ना, अगर हम बात करें ना
तो वो जो एज लेते हैं ना, जो एज काउंट करते हैं, जिस दिन बच्चा कंसीव होता है ना, वो उस दिन से उसकी एज काउंट होती है। फर्स्ट 2000 डेज़ होते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के और 2 इयर्स आफ्टर जो है ना वो डिलीवरी, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल होते हैं। और ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जो स्टिमुलाई चाहिए वो 3D इन्वायरमेंट में चाहिए। अगर बच्चा 10 घंटे 12 घंटे स्क्रीन पे रह रहा है, उसे तो नहीं मिल रहा ना। जो इसने ह्यूमन से लर्न करना है वो उससे तो नहीं लर्न करेगा ना, फेशियल एक्सप्रेशंस और ये सब चीज़ें। तो जितना स्क्रीन टाइम कम से कम होगा उतने बच्चे में इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। इवन के जब हम बच्चे को फर्स्ट टाइम हम देखते हैं असेसमेंट में 1-2 वीक्स लगते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम जब बच्चे पेरेंट्स स्क्रीन टाइम को मिनिमम या ज़ीरो करते हैं, वो 2 वीक्स के बाद आके बताते हैं कि अब ये चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतरी आ गई है। सबसे पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये कि जितना ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा होगा ना बच्चे का, उतना वो ज़्यादा जल्दी स्पीकिंग और चीज़ें बेहतर होंगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये आते हैं बच्चे, वो ये कहते हैं कि पेरेंट्स, अगर हमने मोबाइल पोएम लगा के ना कहीं दूर भी छुपा दिया ना अलमारी में, बच्चा उठेगा उसको ढूंढ के वो निकाल लाएगा। हम बुलाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनता। रीज़न बीइंग, अगर वो 12 घंटे स्क्रीन पे 10 घंटे गुजार रहा है तो ब्रेन उसके उस स्क्रीन के साथ, उस पोएम के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है। ब्रेन ने उसको रिकग्नाइज कर लिया, वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। पेरेंट्स अगर आधा घंटा भी नहीं बच्चे से बात करेंगे तो कैसे बच्चे की कम्युनिकेशन पेरेंट्स से डेवलप होगी। तो जितना पहले क्या होता था बचपन में जब हम छोटे थे, कंबाइंड फैमिली सिस्टम थे। माँ अगर बिज़ी है तो फूफी, चाची, ताई, किसी न किसी के साथ बच्चा बिज़ी रहता था, उसकी कम्युनिकेशन रहती थी। टीवी पे 1 घंटे का ड्रामा देखना, उसके बाद टीवी नहीं चलता था। तो बच्चा बच्चों के साथ लग के, अगर किसी में फीचर थे भी तो वो इम्प्रूव हो जाता है। अब ये कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है शायद कि जिसकी वजह से ऑटिज़म का इंसिडेंस बढ़ रहा है। मैडम मशरा, जिस डॉक्टर साहब ने अभी बता रहे थे हमें, आप हमें बताएं कि थेरेपीज़ कितनी ज़रूरी हैं और अर्ली इंटरवेंशन या जितनी जल्दी एक पेरेंट को पता चले कि ये मसाइल हैं, तो जिस तरह वो इम्पोर्टेंस बता रहे थे मैनेज करने का इस वक्त ऑटिस्टिक बच्चे को, थेरेपीज़ उसमें कितनी इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली अगर हम देखें तो अभी तक इसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है ऑटिज़म के लिए। सो बेसिकली अगर कोई ट्रीटमेंट है तो वो थेरेपीज़ हैं जो उसको मैनेजेबल बना सकती हैं। क्योंकि अगर आप देखें बिहेवियरल इश्यूज़ हैं अगर बच्चे को, तो हम उसके बिहेवियर को बेहतर करेंगे तो वो एक लाइफ जो हमारी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स और सोसाइटी के हैं उसके अकॉर्डिंग गुजारना शुरू कर देगा। सेकेंडली स्पीच थेरेपी है, उसको स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, वो इनिशिएटिव नहीं कर रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी नीड को, वो लेगा स्पीच थेरेपी तो उसको इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली हमने ऑटिज़म के साथ जितने रिलेटेड जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, हमने उनको ट्रीट करना शुरू करना है, उनको मैनेज करना शुरू करना है। जब वो मैनेज होना शुरू हो जाएंगे बच्चा अपने आप इम्प्रूव करेगा। सेकेंडली अगर आप देखें तो ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, अगर हम थेरेपीज़ नहीं देते तो ये बच्चे की एज के साथ ग्रो करेगा और मज़ीद उसको वर्ड्स की तरफ लेके जा सकता है। तो अगर हम थेरेपीज़ करेंगे तो थेरेपीज़ से वो कहीं ना कहीं मैनेजेबल हो जाएगा और वो ग्रो करेगा तो वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को सोसाइटी में गुजार सकेगा। डॉक्टर साहब, मैडम ने भी फरमाया कि यानी कि देयर इज़ नो मेडिकेशन फॉर ओवरऑल ऑटिज़म, मगर इसकी सिम्टम्स के लिए कोई कॉमन मेडिकेशन है जो उसकी सिम्टम्स को मैनेज कर सकती है? देखिए, बात ये बिल्कुल ठीक है जो मैडम ने कही है कि ऑटिज़म को अगर ठीक करने के लिए मेडिसिन की बात करें कोई नहीं है, लेकिन समटाइम्स इन बच्चों में पिक्यूलरिटीज़ इतनी होती हैं, इनके रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर इतनी होते हैं, इंटरेस्ट कि कुछ भी चेंज हो जाए बड़े अपसेट हो जाते हैं। इनमें समटाइम्स जब अपने अंदर के स्ट्रेस को कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो ये इरिटेबल होते हैं, अग्रेसिव समटाइम्स हो जाते हैं, या रेपिटेटिव बिहेवियर इतने ज़्यादा होते हैं कि समटाइम्स पेरेंट्स के लिए, क्योंकि थेरेपीज़ जब शुरू होती है ना, थेरेपीज़ पे टाइम लगता है इम्प्रूवमेंट आने में, और स्लो इम्प्रूवमेंट होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो समटाइम्स सिम्टम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि पेरेंट्स के लिए घर में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तब हम कोई लाइट सी थोड़ी बहुत मेडिसिन से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है ना वो फॉर टाइम बीइंग हम करते हैं, लेकिन जब थेरेपी से सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं तो मेडिकेशंस को हम टेपर ऑफ करके बंद करते हैं। अच्छा, इसका मतलब लाइफ लॉन्ग नहीं होती मेडिकेशन ऑटिज़म की कोई लाइफ लॉन्ग नहीं होती, टाइम बीइंग होती हैं, सिम्टम्स बेहतर होते हैं तो उनको कम करके हम बंद कर देते हैं। मैडम मशरा, आपसे ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था मगर मैं एक दूसरे अंदाज़ में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कोई ऐसे बच्चे थे जिनको आपने सुपरवाइज़ किया हो और अब वो माशरे में फुली फंक्शनल की तरफ जा रहे हों आफ्टर देयर थेरेपीज़? क्योंकि अभी थेरेपीज़ की आप दोनों ने बहुत ज़्यादा बात की है, तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस
कि इस थेरेप्यूटिक इम्पोर्टेंस क्या है थेरेपीज़? एक्चुअली मोस्टली जो बच्चे थेरेपीज़ लेते हैं और अर्ली एज में ले लेते हैं, अर्ली इंटरवेंशन में लेते हैं, वो बच्चे इंप्रूव करके मेन स्ट्रीम की तरफ जाते हैं। जब आप कहती हैं अर्ली इंटरवेंशन तो आपकी डेफिनेशन क्या है कि 6 महीने का बच्चा? नहीं, अर्ली इंटरवेंशन होता है जैसे कि हमारा 3 साल की एज तक वो डायग्नोस्ड हो जाता है ऑटिज़म के साथ। समटाइम पेरेंट्स मेरे पास 2 साल 2.5 साल की उम्र में भी आते हैं, तो वो मैं ये कहती हूँ कि हमें रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, हम अभी डायग्नोज नहीं कर सकते लेकिन हम मैनेज करना शुरू कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक बच्चा आ रहा है जो कि 2.5 साल का है, लेकिन हम उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं ताकि वो इम्प्रूव करे, और वो जल्दी इम्प्रूव कर रहा है, वो जल्दी स्पीच की तरफ आ रहा है, वो जल्दी बिहेवियरल इश्यूज़ के कंट्रोल हो रहे हैं। अगर कोई सेंसरी इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं उसी टाइम हम उसको उसी टाइम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा मेरे पास 6 साल की उम्र में आ रहा है तो वो काफ़ी चीज़ें डेवलप कर चुका हुआ है स्ट्रांगली, और आपका ब्रेन भी 5 साल की उम्र तक डेवलप हो चुका होता है। उसके बाद वो चीज़ें हो सकती हैं इम्प्रूव, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए अर्ली इंटरवेंशन बेस्ट है फॉर ऑटिज़म। डॉक्टर साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, इसमें ये जो है ना, जिस तरह से है ना आपका ये क्वेश्चन है कि सक्सेसफुल लाइफ में, जिस तरह से मैंने पहले कहा है ना कि बच्चे हर इंडिविजुअल पेशेंट या बच्चा अगर हम बात करें उसके मुताबिक प्लान बनता है। तो ऑटिज़म के बच्चों में ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं कुछ बच्चों में, जो माइल्ड की तरफ होते हैं, कि कुछ में ना सुपर एक्टिव जो ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। अगर हम उस चीज़ को पहचान के उनके अगर फर्दर अगर उनके ऑक्यूपेशन की तरफ जाएं, हम उसी चीज़ को उनको अडॉप्ट करवाएं तो उनकी लाइफ में सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से मैं आपको एक चीज़ में एक आपको रियल पेशेंट का ही मैं आपको बताता हूँ जो मैंने भी देखा है। अब एक बच्चा है अराउंड 15 ईयर्स, अगर हम कार्स की उससे बात करोगे ना आप, चाहे स्विक हो, चाहे बुगाटी हो, चाहे जो भी है, उसे एक एक चीज़ पता होगा कि ये गाड़ी क्या है, कहाँ से आई है। गाड़ी की अगर उसे डीलिंग करवाएंगे ना, ही इज़ बेस्ट एट दैट। और मैंने उनके पेरेंट्स को यही कहा है कि अब वो 18-19 साल का हो गया, नहीं पढ़ता, इट्स ओके, उसको एक इंटरेस्ट, वो एक ऑक्यूपेशन एक प्रॉपर तरीके से एक चीज़ लेके चल सकता है, आप इसको उसी तरफ ले जाएं। बिकॉज गाड़ियों में इंटरेस्ट है, उसकी इची बिची पता है, वो चाहे गाड़ियाँ सेल करे, चाहे मैकेनिकी की तरफ आ जाए, कुछ भी, वो उसमें बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। इसी तरह से एक इंग्लैंड में एक पेशेंट था, बच्चा था, जो कि उड़ते हुए जहाज़ पे बता देता था उसकी आवाज़ सुन के कि ये कौन सी टाइप है, किस जहाज़ की है, और इस वक्त वो बोइंग में काम कर रहा है वो बच्चा। ठीक है, जिस तरह से इनमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ऐसी जॉब्स हैं कि जिसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कंप्यूटर पे बैठ के फ्रीलांसिंग या कुछ इस तरह से। अगर इंटेलेक्चुअली पेशेंट ठीक है तो वो अगर हम उसके इस चीज़ को पहचान के उसको लेके चलेंगे आगे, इवन कि जब वो जवान भी हो जाता है तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, आपकी रिसर्च के मुताबिक आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं ट्रीटमेंट का ऑटिज़म की? देखिए, अगर हम अभी तक बात करें ना, तो जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, स्पीच थेरेपीज़ हैं, जो अभी तक जिनका हमारे पास एविडेंस है, जो हमारी गाइडलाइंस में जो चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी है कि फ़र्दर पूरी दुनिया में इस पे रिसर्च हो रहा है, ये एक बड़ा इस वक्त हॉट टॉपिक है, पूरी दुनिया में इसके इंसिडेंट बढ़ता जा रहा है। ब्राइट आपको कहाँ नज़र आ रहा है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक? इसमें अभी मेन जिस तरह से न्यूरो डेवलपमेंटल है तो जेनेटिक लेवल पे काम हो रहा है, ब्रेन के मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम हो रहा है। जैसे ही उसमें कोई ब्रेक थ्रू हमें इसके रीजंस में, हमें कॉजेज़ में या रिस्क फैक्टर्स में मिलता है, तो उस पर बेस करके फर्दर जो है ना फिर कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें। मैडम मुबशरा, कॉजेज़ क्या हैं ऑटिज़म के? क्या अभी तक इज़ देयर एनीथिंग क्लियर येट इन रिसर्चेस? एक्चुअली कॉजेज़ या आइडियोलॉजी हम जो कहते हैं उसमें बेसिकली अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। कुछ कहते हैं कि जेनेटिकली है, कुछ कहते हैं एनवायरमेंटल है, कुछ कहते हैं कि मदर प्रेगनेंसी में अगर डिप्रेशन में थी तो उस वजह से हो सकता है, कुछ कहते हैं कि वैक्सीनेशंस की वजह से है, लेकिन स्पेसिफिकली अभी कोई एक चीज़ फाइनल नहीं है कि जिसकी वजह से हो। अगर वो चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए तो बेबीज़ की ट्रीटमेंट बेहतर होना शुरू हो जाए, तो बेसिकली भी उसकी कोई ईटियोलॉजी क्लियर नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र से कुछ गुजरा है? हाँ, इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को, जो इवन के एडल्ट पेशेंट भी देखता हूँ, मैं उनको बताता हूँ साइकाइट्री में जो डिसऑर्डर्स है ना, कोई अगर हम करें ना कॉज, जैसे गला ख़राब हुआ है तो ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, इसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट ले लो, ठीक है। साइकाइट्री में ये चीज़ नहीं है। साइकाइट्री में किसी भी इलनेस की, इवन के चाइल्ड साइकाइट्री में आपको कॉज नहीं मिलेगी। कॉज मीन्स कि इसकी वजह से ही हुआ है। हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स, छोटी छोटी चीज़ें रिस्क फैक्टर्स मिल के एक चीज़ को जो ना डेवलप करते हैं।
जैसे अगर हम चाइल्ड साइकाट्री में बात करें ना, तो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, इवन कि उससे भी पहले कि पेरेंट्स जो माँ बाप हैं उनके माँ बाप कैसे थे, उनके बहन भाई कैसे थे, उनका आपस में कैसा था, कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकाट्रिक इलनेस, कंसेप्शन से लेके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं, माँ की तबीयत कैसी थी, एंड में कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बर्थ कैसे हुई, बर्थ वेट कैसे क्या था, फिर माइलस्टोन्स अचीव किए नहीं किए, टॉयलेट ट्रेनिंग कैसी हुई, ये सब चीज़ें, अब घर का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब चीज़ें, इनमें छोटे छोटे हमें रिस्क फैक्टर्स मिलते जाते हैं जो मिल के इलनेस को बनाते हैं, कोई एक कॉज नहीं होती। मैं ना अपने पेशेंट्स को बड़ी आम जुबान में जो हमारी समझते हैं लोग, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह से अगर गंदम का बीज बोया है ना, तो उसमें से गंदम ही निकलनी है, कभी चावल नहीं निकलने। बीज बो दिया है, ना उसको पानी दिया है, ना उसका ख्याल किया है, ना धूप मिली, वो कभी भी पौधा नहीं बन सकता। हमारी जिसको भी जो भी साइकाट्रिक इलनेस, ऑटिज़म या कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन जो भी कहें ना, तो उसके जरासीम मरीज़ के अंदर ऑलरेडी होते हैं। समटाइम्स फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके जीन्स में होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी में होते हैं, उनकी स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटीज़, ये सब मिल के ना उसके कह लें कि जरासीम अंदर बनाते हैं। फिर जब उन जरासीम को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, साइको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जब मिलते हैं, जब भी स्ट्रेस होता है उसके बाद इलनेस हो गई, बुखार हुआ उसके बाद इलनेस स्टार्ट हो गई, तो जब गंदों को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो पौधा बनेगा। इसी तरह जब साइकाट्री में जब इंसान के उस जरासीम को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलती है ना, तो सिम्टम्स इलनेस बाहर आ जाती है। कोई एक फैक्टर नहीं होता, जीन्स होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपके स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटीज़ होती हैं, फिर आपके सोसाइटी में आपके फिनंशियल्स कैसे हैं, सोशल सपोर्ट कैसी है, बच्चे, ये सब चीज़ें मिल के ये छोटे छोटे रिस्क फैक्टर्स इलनेस को बनाते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं। और जब मेनली थेरेपीज़ पे जब हम काम करते हैं, तो हम यही जो है ना, जो इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं, उन्हीं को ही बेसिकली मैनेज कर रहे होते हैं ताकि इलनेस बेहतर हो जाए। मैडम मुबशरा, इन्होंने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात की है, तो दैट मीन्स कि जो थेरेपी है वो भी असल में इन्हीं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को फिर कर्टेल करने की कोशिश करती है, गिविंग देम अ न्यू एनवायरनमेंट। बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हम वैसे बात कर रहे हैं कि ऑटिज़म की रीज़न हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जैसे अगर कज़न मैरिज है तो उसमें चांसेस हैं, अगर आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे हैं, जिसमें मैंने कहा कि मदर डिप्रेशन में है, उस वजह से ऐसे हो सकता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। और जो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं वो एक अलग चीज़ है। हम बस ये है कि बच्चे को एनवायरनमेंट ऐसे देने की कोशिश करते हैं कि वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करे और लर्न करना शुरू कर दे, क्योंकि उनको वो खुद से चीज़ें लर्न नहीं कर पा रहे होते। बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है, जो बड़ा हो रहा होता है, वो खुद सोशल स्माइल सीखता है, वो अपनी मदर को खुद आइडेंटिफाई करना सीखता है, खुद चलना सीखता है, खुद क्रॉलिंग करना सीखता है। यहाँ पर बच्चे खुद नहीं कर पा रहे होते, तो बेसिकली हमें थेरेपीज़ में उनको सिखाना होता है ये तमाम चीज़ें कि हमने करनी कैसे हैं। तो थेरेपीज़ इसलिए हेल्पफुल होती हैं उसके लिए। इसमें ये भी चीज़ है, जिस तरह से हम स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं, ये बेसिकली हम इन्वायरमेंट को ही चेंज कर रहे हैं बच्चे ऐसे ऑटिज़म में। तो ये इसी तरह से थोड़ी बहुत जो है ना, जो चेंजेस होती हैं ना बच्चे की लाइफ में। अब आप स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं, पेरेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो बच्चे के साथ बैठें, खेलें बच्चे के साथ। जब दूसरे बच्चे पास हों तो पेरेंट्स खुद पास बैठ के अपने बच्चे को, जो ऑटिज़म का बच्चा है, उसको बताएं कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से मिल के खेलना है। यूजुअली ऑटिज़म के बच्चों में ये होता है, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते। अगर उनके पास बैठे भी हैं ना, वो बच्चे अपना खेल रहे हैं या अपना खेल रहे हैं, तो वहाँ पेरेंट को ज़रूरत है, उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाना है, और दूसरे बच्चों को भी इंकरेज करना है कि भाई इसके साथ मिल के खेलो। और इस तरह की एक्टिविटीज़, डू दे ब्रिंग पॉजिटिव आउटकम्स? यस, दिस इज़ द बेसिकली थेरेपी। जिसे मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे हम बच्चे को एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, हम पेरेंट्स से कहते हैं इसे पार्क में लेके जाएं। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गैदरिंग से इशूज़ है तो वो बच्चों को मॉल में लेके जाते हैं, पार्क में लेके जाते हैं, ताकि वो सोशलाइज़ करें। तो हम इस तरह से एनवायरनमेंट बच्चे का चेंज करते हैं, उसकी थोड़ी रूटीन चेंज करते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि बच्चा फ्री प्ले पे बहुत ज़्यादा होता है, कोई प्रोडक्टिव नहीं काम कर रहा होता घर पे। तो फ्री प्ले को आप किस तरह डिफाइन? फ्री प्ले के वो बस अपने आप से खेलता रहता है, जैसे कार है उसके साथ खेल रहा है, ब्लॉक के साथ खेल रहा है, आइसोलेटेड प्ले बहुत ज़्यादा होता है उसका। तो इंटरेक्शन जितना ज़्यादा उसके साथ करेंगे वो उतना जल्दी इंप्रूव करेगा। अगर वो आइसोलेशन नहीं हम ब्रेक करते तो बच्चा अपने वर्ल्ड में ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच मैडम मुबशरा फॉर बीइंग आवर रॉयल गेस्ट। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।
जैसे आप सब जानते हैं कि हम अक्टूबर को मेंटल हेल्थ मंथ के तौर पे हम मनाते हैं, तो आज का जो हमारा शो था ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे था, तो हमने ये डिस्कस किया हमारे गेस्ट के साथ. Until the next episode of Royal Guests with Zain Khan, take care and goodbye.